हेलो स्टूडेंट्स, तो 4 मार्च को होने वाले फिजिक्स विषय के पेपर को धुआं करने के लिए हम आप सभी लोगों के समक्ष लेकर आए हैं संपूर्ण फिजिक्स विषय के 1 नंबर और 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताने का ये मकसद है कि जो आपके फिजिक्स विषय के पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न 6 आते हैं, 1 नंबर वाले जो 6 प्रश्न आते हैं, साथ ही में जो 2 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं, अर्थात 70 नंबर में जो 20 नंबर आपको मिलते हैं वो इन्हीं प्रश्नों से मिलते हैं। तो इस क्लास को यदि आप कर लेते हो तो आपके 70 नंबर में 20 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक तरीके से आप सभी लोगों को संपूर्ण फिजिक्स विषय का रिवीजन भी हो जाएगा। तो जब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न को। हम समय बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर उठाया है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप देख सकते हो, इसमें बोला गया है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल जिसका परावैद्युतांक के बराबर 80 दिया है रख दिया जाए तो उनके बीच बल जो होगा वो कितना होगा। आप सभी लोगों को पता है कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में क्या होता है R²। यही तो होता है, सभी लोगों को पता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। लेकिन जल में जब रखेंगे, जल में, ठीक है, तो जल में जो बल हो जाएगा F बराबर, देखो निर्वात में यहाँ पर K होता है, K परावैद्युतांक होता है। तो निर्वात अथवा वायु के लिए जो परावैद्युतांक K का मान होता है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। लेकिन जब हम जल में रखेंगे तो जल में जो यहाँ पर K का मान दिया गया वो 80 दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा जल में है, ठीक है, यानी माध्यम में है तो यहाँ पर M बना सकते हैं हम। और यहाँ पर हो जाएगा K और Q नॉट बटे में R²। यहाँ पर K का मान आपको 80 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, Fm बराबर, देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन R²। इस पूरे के स्थान पर F लिख सकते हैं। तो ये देखिए इस पूरे के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, लेकिन बटे में K रहेगा आपका, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो माध्यम में बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु में जो लगने वाला बल है उसका कितना हो जाएगा, 1/80 गुना हो जाएगा। प्रश्न में भैया आपसे यही पूछा गया था, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में पूछा यह गया था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल अगर F है, ठीक है, तो इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर, मतलब डिस्टेंस को ना बढ़ाया घटाया जाए, उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K है, तो जो अब बल है वो कितना लगेगा, ठीक है। तो पहले निर्वात अथवा वायु में हमने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो निर्वात अथवा वायु में K का मान 1 होता है, इसलिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन R² मैंने लिखा। लेकिन माध्यम में K का मान दिया गया भैया, माध्यम यहाँ पर जल है, K का मान 80 दिया गया है, तो हम यहाँ पर K के स्थान पर K रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बल है माध्यम में बल है, तो ये आपका कितना हो गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R²। इस पूरे के स्थान पर मैंने समीकरण 1 से F रख दिया, बटे में K था, K रख दिया, K का मान 80 दिया तो हमने 80 लिख दिया। अर्थात अब जो बल लगेगा वो पहले बल का 1/80 गुना हो जाएगा। ओके, तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर था भैया। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने क्या कहा है कि आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, यानी कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में R² होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है। तो इस सूत्र से आप सभी लोगों को जो एप्सिलॉन नॉट है जिसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, इसका विमीय सूत्र निकालिए या इसका मात्रक निकालिए, बात एक ही है। तो जब हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई R²। देखो R² भी बटे में, F भी बटे में आ गया आपका, और ऊपर कितना है तो आप कह सकते हो Q नॉट। तो यहाँ से अगर हम मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक कूलाम, ऊपर 2 बार आवेश है तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई एक विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती है, और 4 पाई का कोई मात्रक भी नहीं होता है क्योंकि ये अचर पद है, इसको छोड़ देंगे। ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे मीटर²। बल का मात्रक क्या हो जाएगा तो न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसकी बीमा लिखेंगे। कूलाम की बीमा क्या होती है, 80 होती है, 80 का स्क्वायर कर देंगे। मीटर की बीमा को हम L से लिखते हैं, मीटर का स्क्वायर लगा देंगे। न्यूटन यानी बल की बीमा होती है MLT-2 होती है, सभी को रटी होनी चाहिए।
बल की विमा mlt-2 होती है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, और बटे में देखिए कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे l स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए mlt-2। ओके, अब यहाँ पर करेंगे क्या, एक देखो l का यहाँ l स्क्वायर l क्यूब बन जाएगा और t की पावर ऊपर 2 चला जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी बीमा लिखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, क्योंकि कुछ कटने वाला है नहीं, यहाँ पर m की पावर 1 है लेकिन पावर लिखी नहीं, ऊपर जब जाएगा तो ये m की पावर -1 हो जाएगा, और l की पावर 2 और 1 मिलके 3, l की पावर 2 ऊपर जाएगा, l की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें t की पावर -2 ऊपर जाएगा, t की पावर +2 ये कितना बन जाएगा, t की पावर 4 बन जाएगा, और ऊपर अगर देखें तो a स्क्वायर पहले से ही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कूलाम के नियम से एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाली, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। समझ गए? ऐसे अगर बोला गया है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना समय को लॉस किए हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं इसका मात्रक लिखिए। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसकी परिभाषा भी लिखना है और साथ ही में इसका मात्रक लिखना है। सभी लोगों को आनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त किया जाता है। ई बराबर होता है F/Q। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है और परीक्षण आवेश धन आवेश का जो अनुपात होता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी परीक्षण आवेश, यहाँ पर जो Q0 होता है वो एकांक धन परीक्षण आवेश होता है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ऊपर क्या है बल, और एकांक धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को, ठीक है, क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त किया जाता है। ई बराबर होता है F/Q। मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, और आवेश के मात्रक की बात करें तो कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है भैया न्यूटन प्रति कूलाम। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और भी होता है। ई बराबर आपने विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ा है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव परिवर्तन कहते हैं। विभव परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। ई बराबर ΔV/Δx। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकलता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और साथ ही में न्यूटन प्रति कूलाम भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। प्रश्न में ये पूछा गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में इसका मात्रक, तो आपको लिखना है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और आप परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक सदिश राशि है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर F/Q, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास को भैया लाइक कर दीजिए। यहाँ पर कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स विषय के जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आप सभी लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होने लगती है। इसलिए हम ऐसे प्रश्न नहीं ले रहे हैं कि एकदम आसान प्रश्न आपको बता दें। आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सारे क्वेश्चन वही हम बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको वही बताए जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सभी को आनी चाहिए। 1/4πε0 है ना, के अगर निर्वात अथवा वायु नहीं तो, और P/ कितनी होती है भैया, R³ होती है। ठीक है, P/R³। अच्छी स्थिति में 2P/R³ होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, P/R³। और एक चीज़ बताएं, व्यंजक लिखने के बाद मात्रक लिखना मत भूलना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन प्रति कूलाम। अभी ऊपर लिख चुके हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी सूत्र लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो मैंने कहा था कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से 2l दूरी यानी अल्प दूरी पर रखे होते हैं, ये -Q होता है, ये +Q होता है। ठीक है, ये दोनों आवेश परिमाण में समान होते हैं, और देख सकते हो इनकी प्रकृति जो है विपरीत है, यानी एक की प्लस एक की माइनस, मतलब प्रकृति क्या है, विपरीत। तो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l दूरी पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी आपकी L हो जाएगी, ये दूरी आपकी L हो जाएगी। तो परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव की क्या दोगे आप, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे जैसे पूछा जाता है तो आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। H2 है,
HCl है, ये सब वैद्युत द्विध्रुव हैं। साथ ही में अगर और बात करें तो यहाँ पर NH3 है, ठीक है, NH3 है और CH4 है, ये आदि लगा दीजिए यहाँ पर, ये सारे वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। ओके, यहाँ पर आगे बात करें तो इन्होंने ये भी पूछा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी सूत्र लिखिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू में 2L, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं, P बराबर Q गुणे 2L, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2QL। इसके अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखो 2 का कोई मात्रक होगा नहीं, संख्या है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। प्रश्न में यही तो पूछा गया था कि क्या समझते हैं, ठीक है, और इसका सूत्र भी लिखिए, तो सूत्र भी मैंने लिख दिया। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 2023 के सेट में पूछा गया है इसी चैप्टर से 1 या 2 नंबर में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी क्लास से जुड़ेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और हमारी मेहनत भी थोड़ा सा रंग लेकर आएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा मेहनत से आप सभी लोगों को हम पढ़ा पाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। देखिए यहाँ पर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, सिद्ध कीजिए न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, और साथ ही में ये बताया गया कि आप जो है प्रदर्शित कीजिए वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, आप क्या कह सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए ऐसे भी आप जानते हो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्या होता है, क्यों, तो यहाँ से न्यूटन प्रति कूलाम आता है मात्रक। और अगर बात करें तो E बराबर हमने विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ा है, E बराबर डेल V अपान में डेल X, तो यहाँ से इसका मात्रक आता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही मात्रक हैं। ऐसा सिंपल में तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि आप जो ये सिद्ध कीजिए कि दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक, तो कैसे आप सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर है आपका न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर ऊपर मीटर से गुणा कर दें और नीचे मीटर से गुणा कर दें तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, न्यूटन मीटर का मतलब है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है W बराबर V क्यू होता है कि नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, हम ये भी जानते हैं कि W बराबर होता है F इंटू एस। यहाँ से मात्रक अगर देखिए तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा जूल के बराबर। कार्य का मात्रक जूल भी तो होता है, और बट्टे में क्या हो गया आपका कूलाम मीटर, क्या हो गया भैया, कूलाम मीटर। अच्छा अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और आगे क्या कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि V बराबर होता है W बाई क्यू। क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू होता है कि नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि जो V बराबर W बाई क्यू होता है, W का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक होता है क्या भाई, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, और विभव के मात्रक को वोल्ट भी लिखा जाता है। तो चाहे जूल प्रति कूलाम को वोल्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम, इतने के स्थान पर हम वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट लिख दिया, और नीचे कितना है, मीटर। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, और वह भौतिक राशि कौन सी है, तो वह भौतिक राशि आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, चलिए भाई बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो गॉस का नियम जानते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, गणितीय रूप भी आप लोगों ने गॉस की प्रमेय का पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यही आपकी गॉस की प्रमेय कहती है। गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यही गॉस की प्रमेय का कथन है, यही गॉस की प्रमेय का क्या भैया, गणितीय रूप है। तो इसमें यही पूछा गया था गॉस की प्रमेय क्या है। अच्छा यहाँ पर एक चीज बताएं, ε0 को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता।
निर्वात की वैद्युतशीलता इसे बोला जाता है। और अगर बात करें तो इसका मान कितना होता है सभी को पता होना चाहिए, 8.85 × 10⁻12। अच्छा, मात्रक अगर निकालेंगे तो मात्रक आपका कितना आ जाएगा, तो मात्रक कहेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप जो आपने अभी कूलाम का नियम पढ़ा है वहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालोगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3 क्यों। अगला क्वेश्चन है गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3 क्यों, और आगे क्या दिया गया, माइनस का, ये प्लस का 3 क्यों है, माइनस का 2 क्यों, और ये दिया गया कि प्लस का क्यों, देखिएगा ध्यान से, तथा दिया गया प्लस का 2 क्यों आवेश रखे हुए हैं। तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। हम गॉस की प्रमेय से पढ़ें कि पृष्ठ से परिबद्ध जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कुल आवेश कितना है आपका, प्लस का 3 क्यों, माइनस का 2 क्यों, प्लस का क्यों, प्लस का 2 क्यों, ये कुल आवेश हो गया। इस कुल आवेश का 1/ε0 गुना दिखा देंगे। ओके, तो यहाँ से जो फ्लक्स आ जाएगा वो निकल के कितना आ जाएगा, 3 क्यू से 2 क्यू जाएगा, 1 क्यू बचेगा, 1 क्यू मिलके 2 क्यू हो जाएगा, 2 क्यू और 2 क्यू मिलके 4 क्यू, तो 4 क्यू बटे कितना हो जाएगा, ε0। गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 क्यू बटे में ε0। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, इसे यहाँ पर रफ कर देते हैं भैया। हम एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमें टोटल 14 चैप्टर के जितने आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करना है। आगे देखिए, तो यहाँ पर दिया गया कि प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व की 2 समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो आप सभी लोगों ने गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े, वहाँ पर बताया गया कि प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली 2 समांतर प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, तो आप बताएंगे E बराबर होती है σ/ε0। क्या होती है, E बराबर σ/ε0। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा को क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। एग्जाम में पूछा जाए कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ये ए क्या है, एरिया है, तो प्रति मतलब बटे में प्रति एकांक, ए को मानते हैं यहाँ पर एक को पढ़ते हैं एकांक, तो हम परिभाषा में बोलेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, लैम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। एग्जाम में पूछा जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, अर्थात हम कह सकते हैं प्रति एकांक लंबाई पर, यहाँ पर लंबाई को 1 मानते हैं और इसको एकांक पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे प्रति एकांक लंबाई पर वितरित जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और यहाँ पर कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार, अब यहाँ पर अनंत विस्तार आया, ध्यान दीजिएगा, अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो दूसरा अनंत विस्तार के लिए E बराबर हमने पढ़ा था σ/2ε0। ठीक है, अनंत विस्तार के लिए ये था और इसके लिए ये आपका ये था। ये दोनों सूत्र आप याद रखिएगा, ये गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आपको बताया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। तो जो अगला क्वेश्चन है आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, भैया हम पूरा रिवीजन कराएंगे आपको एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और इसकी विमा बताइए। अच्छा, वैद्युत विभव की अगर हम बात करें, वैद्युत विभव की अगर हम बात करें, वैद्युत विभव, तो देखिए वैद्युत विभव और विभवांतर में कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। V बराबर होता है W/Q0। Q0 जो होता है एकांक धन परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश। तो हम यहाँ पर Q0 को यदि 1 मान ले तो इसको 1 पढ़ते हैं फिजिक्स की भाषा में एकांक, तो हम कहेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, कहाँ पर भैया, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसी कार्य को हम कहते हैं वैद्युत विभव। तो क्या कहेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। अगर इसके मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक वैद्युत विभव का वोल्ट भी होता है, और दूसरा मात्रक अगर इस सूत्र से निकालेंगे तो जूल प्रति कूलम आएगा।
क्या आएगा, जूल प्रति कूलम आएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे बात करें यहाँ पर, अगर विभवांतर की बात की जाएगी तो आपको विभवांतर में डेल वी से व्यक्त किया जाएगा। सूत्र ये होगा W/Q, अर्थात यहाँ पर इसमें क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जबकि वैद्युत विभव में एकांक धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करते हैं उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रक दोनों का सेम होता है, सूत्र भी दोनों का लगभग सेम है यहाँ पर। अच्छा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य 800 माइक्रो कूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर जो विभव का मान होता है वो समान होता है। तो हम जानते हैं कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर आपको हमने पढ़ाया है, अरे अभी हमने वैद्युत विभव बताया कि नहीं बताया। जैसे वैद्युत विभवांतर इसको हम VA माइनस VB लिख सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो VA माइनस VB बराबर क्या होता है, W/Q। तो ये कह रहा है कि समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ के बिंदुओं के मध्य 400 माइक्रो कूलम का आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर जो सभी बिंदुओं पर विभव का मान होता है, अर्थात पहले बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो समान होगा, मान लेते हैं V होगा। तो जब यहाँ पर VA का मान V रखेंगे और VB का मान भी V रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, और इधर वाला Q इधर आएगा गुणे में, और Q का मान दिया गया बराबर W। तो V माइनस B यानी 0 गुणे आवेश चाहे जितना हो, हमसे इससे क्या लेने देना, कार्य हमेशा शून्य ही आएगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो जब कार्य करते हैं तो वो शून्य होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होता है समान होता है। जब विभव समान होगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि विभवांतर समान होने की वजह से कार्य जो आ रहा है वो शून्य आ रहा है, चाहे जितने माइक्रो कूलम आवेश दे दे, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान विभव से त्वरित, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है समान विभव से त्वरित हैं, इसमें किसका वेग अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होता है। ठीक है, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो विभव प्रवणता की परिभाषा में मैंने बताया कि विभव प्रवणता बराबर होता है डेल V बाई डेल एक्स। क्या होता है, डेल V बाई डेल एक्स। डेल मतलब परिवर्तन, ठीक, V का मतलब विभव और x यहाँ पर दूरी है, तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऐसे देखिए, विभव प्रवणता बराबर लिख लीजिएगा, विभव प्रवणता बराबर डेल V बाई डेल एक्स, ये माइनस का होता है, तो हम कहेंगे दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष की बटे में ना, तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या होता है, समान होता है, और किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक आ गया कि संधारित्र किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र भैया एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई संधारित्र की परिभाषा। अब इसमें बोला संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, संधारित्र की धारिता क्या होती है, धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है। धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर होता है Q/V। ठीक है, अगर किसी चालक को हम क्यों आवेश देते हैं, कितना आवेश देते हैं, क्यों आवेश देते हैं, तो आवेश के कारण उसमें जो विभव उत्पन्न होता है वो V उत्पन्न होता है। तब आवेश और विभव के जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसके विभव में क्या होता है, मान लीजिए V विभव में परिवर्तन होता है, तो जो आवेश होता है और जो विभव होता है इन दोनों के अनुपात क्या कहलाता है, उस चालक की धारिता कहलाती है। चालक की धारिता को किससे व्यक्त करते हैं, C से व्यक्त करते हैं। C बराबर होता है Q/V। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम, ठीक है, और विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो धारिता का मात्रक कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा, और धारिता का एक अन्य मात्रक होता है फैरेड भी होता है। क्या होता है भैया, फैरेड भी होता है। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड
जो नया वाला मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी उसमें ये पूछा गया था कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, साथ ही में संधारित्र क्या होता है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर कि संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। संधारित्र में जब हम परावैद्युत कोई पदार्थ का उपयोग करते हैं तो संधारित्र की धारिता क्यों बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ के मतलब जैसे मोम है, अभ्रक है, ये सब अगर हम प्लेटों के बीच रख देते हैं तो संधारित्र की जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। कारण क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्यों बढ़ जाती है। कारण ये होता है जब देखिए कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है संधारित्र की प्लेटों के बीच तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ रखने से क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र जो प्लेटों के बीच होता है उस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से जो वैद्युत विभव होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से जो संधारित्र की धारिता होती है, हमने पढ़ा संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब भैया संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी विपरीत दिशा में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये विभवांतर है इस विभवांतर का मान पड़ गया कम। जब विभवांतर कम हो गया तो संधारित्र की धारिता हो गई ज़्यादा। क्यों? क्योंकि विभवांतर जो होता है संधारित्र की धारिता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो उसकी विपरीत दिशा में, तो उसकी वजह से जो विभवांतर होता है वो भैया कम हो जाता है। इस वजह से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। इस तरीके से याद रखना है कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में उसके एक विपरीत दिशा में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वैद्युत विभव कम हो जाता है और वैद्युत विभव कम होने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ एप्सिलॉन होता है निरपेक्ष या हम कह सकते हैं वैद्युशीलता, ये भी है। ठीक है, ये जो है निर्वात की वैद्युशीलता है, इसको निरपेक्ष वैद्युशीलता बोलते हैं। इतना अंतर होता है। तो यहाँ से जो के होता है ये परावैद्युतांक होता है। अगर के का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष वैद्युशीलता, एप्सिलॉन क्या है, निरपेक्ष वैद्युशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। निरपेक्ष वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, निर्वात अथवा वायु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है, याद रखिएगा ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए जो परावैद्युतांक के का मान होता है वो 1 होता है। धातुओं के लिए जो के का मान होता है वो इन्फिनिटिव होता है और अन्य पदार्थिक माध्यमों के लिए जो के का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन अपने दिमाग में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैरेड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कितना मस्त क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन ही तो एग्जाम में रिपीट होते हैं। इन्होंने कहा कूलाम स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, तो आप कहेंगे फैरेड प्रति मीटर के बराबर सिद्ध करना है, फैरेड प्रति मीटर। ठीक है, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, फैरेड की अगर बात करें तो यहाँ से देखिए मैंने अभी बता दिया, कूलाम प्रति वोल्ट बोलो या फैरेड बोलो, बात एक ही, क्योंकि दोनों जो है धारिता के ही मात्रक होते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम LHS लेकर चल रहे हैं। कूलाम स्क्वायर को कूलाम गुणे में कूलाम लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, बटे में कितना है तो आप कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं। अब देखिए ये हो जाएगा कूलाम, एक ऊपर कूलाम को रोकेंगे। अच्छा, ये ऊपर एक कूलाम कैसे पहुंचा होगा, जब ये नीचे रहा होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर बटे में क्या भैया, एक कूलाम, हिंदी में लिख लिए, और यहाँ पर था मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर को फिर लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत। अब आप सभी लोग जानते हो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम ये किसके बराबर होता है, तो आप सभी लोग जानते हो V बराबर पढ़े हो W बटे Q, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो V बराबर W बराबर पढ़े हो F इंटू में S बटे में Q। तो यहाँ से अगर विभवांतर के मात्रक की बात करें तो यहाँ देखिए बल का मात्रक हो गया न्यूटन और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम जो होता है वो वैद्युत विभव का मात्रक होता है, और वैद्युत विभव के मात्रक के स्थान पर हम वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। तो इतनी के स्थान पर वोल्ट लिखा जा सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये कूलाम हो जाएगा और प्रति कितना हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा,
और गुणे में क्या है तो आप कहेंगे मीटर है। अब कूलाम प्रति वोल्ट की अगर बात करें तो मैंने बताया कूलाम प्रति वोल्ट जो होता है इसको हम फैरेड भी लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमने लिख दिया फैरेड और नीचे हो गया मीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो फैरेड प्रति मीटर मात्रक के क्या है भैया तुल्य है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखिए हम अपने मन से आप सभी लोगों को समझा दे रहे हैं। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का व्यंजक होता है सभी लोगों को पता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर KA/0/D होती कि नहीं होती। तो यहाँ से देखिए ε0 तो एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युशीलता बोलते हैं। तो एक देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच रखे परावैद्युतांक के क्या होती है भैया परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती की होती है। और अगर बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या होती है परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ रखने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है मैंने अभी आपको बताया है अच्छे तरीके से। विभवांतर कम होने की वजह से धारिता बढ़ जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात हम ये कहेंगे कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर d का मान बढ़ाने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घट जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर ये घटेगी तो इसका मान बढ़ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। जब आपको क्वेश्चन में विभवांतर दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक है, 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, यानी V बराबर आपको निकालना है। स्मॉल v बराबर आपको निकालना है। आप जानते हो K बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये v स्क्वायर है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा है, K को हम गतिज ऊर्जा ही कार्य के रूप में परिणित होती है। हम ये भी पढ़े हैं कि W बराबर V बराबर W/Q पढ़े कि नहीं पढ़े, बताओ पढ़े हैं ना। तो W बराबर VQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और W को K के बराबर लिख सकते हैं, अर्थात इस K के स्थान पर V इंटू में Q लिख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम E से लिखेंगे, ये विभवांतर है। बराबर कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर आएगा। हमको V का मान निकालना है, 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2 स्मॉल v कैपिटल V बराबर कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर। हमको V का मान चाहिए ना। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो हम इसको v स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2e कैपिटल V बटे में m लिख सकते हैं कि नहीं। इस सूत्र को बहुत अच्छे समझिएगा। तो स्मॉल v की वैल्यू निकालेंगे तो √2ev कैपिटल V बटे में m हो जाएगी। अब जैसे हमको यहाँ पर चाल निकालनी है और विभवांतर दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इन्होंने दिया था 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो कोई भी आवेशित करके अगर चाल निकालना है और आपको केवल विभवांतर दिया जाए तो v बराबर सूत्र लगाना √2 और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, और उसके बाद अगर V की बात करें तो विभवांतर यहाँ पर कितना दिया गया भैया, 500 वोल्ट का विभवांतर दिया गया। बटे में आ जाए m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। जैसे मान लीजिए अंडर रूट के अंदर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो 9 × 10⁻31 kg भी लिख सकते हैं आप। ठीक, तो V बराबर इस पॉइंट से हटाएंगे, ये 0 यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए। देखिए भैया 2 से काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 × 5 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अंडर रूट हो जाएगा ऊपर 16, नीचे हो जाएगा 9, है ना। और 10⁻−19 से 10⁻−31 काटोगे 10⁻−12 बचेगा। ओके, अब ये 10⁻−12 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+12 हो जाएगा, और ये 100 बन जाएगा 10⁻2 बन जाएगा कि नहीं। तो V बराबर 16 का अंडर रूट कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। ठीक, 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। 10⁻12 और 2 मिलकर 10⁻14, और 10⁻14 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10⁻7।
मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं अगर विभवांतर का मान दिया गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि 2 नंबर में ही पूछा जाए, ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे वैद्युत धारा चैप्टर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा में सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो परिभाषा आती है वो आती है पहले, सबसे पहले वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध। वैद्युत धारा आई व अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ये भी बताते हैं, है ना। अनुगमन वेग के बीच में संबंध क्या होता है? सबसे पहला ही रिलेशन आप सभी लोगों ने फाइंड किया है, I बराबर होता है NEAVD। क्या होता है? I बराबर NEAVD। यहाँ पर आप देख सकते हो I है धारा और VD जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ये है अनुगमन वेग। ओके, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? I बराबर NEAVD। अब यहाँ पर आप लोगों को हम अनुगमन वेग की परिभाषा भी बता देते हैं। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं। अनुगमन वेग क्या होता है? अनुगमन वेग की परिभाषा बहुत आसान है कि जब किसी चालक को हम क्या करते हैं भैया, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यानी विभवांतर स्थापित करते हैं, तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक औसत ऊष्मीय वेग से गति करने लगते हैं। इस औसत ऊष्मीय वेग को हम क्या कहते हैं भैया? अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको VD से प्रदर्शित करते हैं। और अनुगमन वेग और धारा में जो संबंध होता है I बराबर NEAVD होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, VD बराबर होता है I अपान में NEA। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। I क्या है? धारा, N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, धारा घनत्व को हम J से व्यक्त करते हैं। J बराबर होता है I अपान A। ठीक है, तो किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली अभिलंबवत धारा होती है, यहाँ पर देखिए A क्या है? क्षेत्रफल। इसको हम क्या कर दें? 1 बोल दें। 1 को पढ़ते हैं एकांक। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, किसी भी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को J से व्यक्त करते हैं। J बराबर I अपान A होता है। क्या होता है? I अपान A होता है। अगर यहाँ पर हम धारा घनत्व के मात्रक की बात करें, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक, और अगर हम बात करें क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पूछा आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए और इसका मात्रक बताइए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आवेश वाहक की गतिशीलता क्या होती है? देखिए, गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे भाई? म्यू से। आवेश वाहक की गतिशीलता क्या होती है? देखिए, आवेश वाहक की गतिशीलता को म्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें तो म्यू बराबर होता है VD अपान में E। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है वह अपवाह वेग होती है। अगर E का मान यहाँ पर 1 लिखें, यदि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको 1 मान लें, तो जो म्यू है यानी गतिशीलता जो है वो अपवाह वेग के बराबर हो जा सकती है। तो हम कहेंगे किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है वह अपवाह वेग होती है, जिसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। एकांक किसको माना? मैंने वैद्युत क्षेत्र को ही तो माना। तो किसी आवेश वाहक की जो गतिशीलता होती है वह अपवाह वेग होती है, जिसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। अगर यहाँ से हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक भी बहुत आसान है। मात्रक क्या है भाई? देखिए, आवेश वाहक की जो गतिशीलता है वो एक प्रकार का अपवाह वेग है, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया गया है। अगर यहाँ पर बात करें वेग का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे मीटर प्रति सेकंड एक मात्रक होता है वेग का। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड भी इसका मात्रक यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मात्रक आपको अपने हिसाब से निकाल लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। ये हो जाएगा आवेश वाहक की गतिशीलता का मात्रक। याद रखिएगा, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग होती है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। आगे दिया गया है कि किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो श्रांति काल पर ताप के प्रभाव, तो जो श्रांति काल होता है वो ताप के व्युत्क्रमणपाती होता है। हमेशा याद रखिए कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो श्रांति काल होता है, श्रांति काल क्या होता है कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में पड़ते जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं, तो वो आपस में टकराते हैं। तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय होता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, और टकराने के बीच दौरान जो चली गई दूरी होती है उसे माध्यमुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यमुक्त पथ। अब यहाँ पर जो श्रांति काल होता है एक प्रकार का समय होता है जो ये ताप के होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। अर्थात किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, क्या पूछा गया, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप
ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अर्थात अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो चूंकि ताप होता है श्रांतिकाल के व्युत्क्रमणपाती, तो ताप बढ़ाने पर जो श्रांतिकाल का मान होगा वो घट जाएगा। ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल का मान क्या होगा भैया, घट जाएगा। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है। किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता के पहले आपको विशिष्ट प्रतिरोध का आना बहुत जरूरी है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर आपका होता है, हम आपको सूत्र बता देते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का सबसे आसान ई बराबर होता है, रो बराबर ई अपान में जी। क्या होता है, ई अपान में जे। अर्थात जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व जे के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। आप क्या बोलोगे कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध को ही जानेंगे, ठीक है, तभी तो विशिष्ट चालकता जान पाएंगे। जैसे आप प्रतिरोध पढ़ेंगे तो प्रतिरोध आर बराबर होता है वी अपान आई। अर्थात किसी धारावाही चालक तार के धारा के मार्ग में उत्पन्न जो अवरोध होता है वो विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता जो होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसी तरीके से विशिष्ट चालकता को जानने के लिए हमको विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आना बहुत जरूरी है। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के अंदर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व, अभी मैंने बताया जे बराबर होता है धारा घनत्व, ठीक है, जे को धारा घनत्व कहते हैं, जे बराबर आई अपान ए होता है, ठीक है। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने से चालक के अंदर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व जे के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आई थी विशिष्ट चालकता। क्या बात आई थी, विशिष्ट चालकता। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है एक बटे, क्या होता है, एक बटे विशिष्ट प्रतिरोध। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि जे बराबर, देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि जो जे बराबर है, जे बराबर सिग्मा ई। अभी मैंने आपको बताया, देखिए विशिष्ट चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सीधी सी बात, पहले समझ लीजिए। सिग्मा को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं और सिग्मा जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक रिलेशन आपको यहाँ पर दिया गया, ये एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, हजारों बार ये रिलेशन पूछा गया, जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा ई। इस रिलेशन की यहाँ पर बात हो रही है, जे बराबर सिग्मा ई। तो इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए जे बराबर सिग्मा ई, जहाँ ई चालक का वैद्युत क्षेत्र है, जे धारा घनत्व तथा सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है। तो आप कहेंगे वी नो दैट, एकदम सिंपल है, वी नो दैट। देखिए 2 नंबर में ये रिलेशन एग्जाम में कई बार पूछा गया, 2 नंबर में आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर होती है 1 बटे रो, जहाँ रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, तथा जो रो होता है यानी विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध ई बटे में क्या होता है, जे। अर्थात जब किसी चालक तार के स्रोत के बीच धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के किसी बिंदु पर चालक के अंदर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तब यहाँ से अगर हम निकालेंगे सिग्मा का मान तो 1 बटे रो का मान कितना है, तो आप कहेंगे ई बटे में जे। अब जे ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा बराबर हो जाएगा जे अपान में ई। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो जे बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा ई। और यही रिलेशन आपको यहाँ से स्थापित करना था, 2 नंबर में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अनोमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। एक ओमी प्रतिरोध होता है, एक अनोमी प्रतिरोध होता है, ठीक है। अनोमी प्रतिरोध क्या होता है और ओमी प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर तो अनोमी प्रतिरोध पूछा गया, तो जो चालक ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं वो ओमी क्या कहलाते हैं, ओमी चालक कहलाते हैं या ओमी परिपथ कहलाते हैं। और वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। अनोमी प्रतिरोध में जैसे अनोमी प्रतिरोध में क्या आता है, वैद्युत बल्ब का तंतु, वैद्युत लिख लीजिएगा, वैद्युत बल्ब का जो तंतु है वो अनोमी प्रतिरोध में आता है, तथा जो डायोड वाल्व है ये भी अनोमी प्रतिरोध के अंतर्गत आता है। अनोमी प्रतिरोध के 2 उदाहरण हैं, एक डायोड बल्ब, एक वैद्युत बल्ब का तंतु, ठीक है। किसी विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत, हमारे समझ से यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है।
अब हमारा इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा अक्सर विद्यार्थी भूल जाते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भैया स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी सेल की प्लेटों को हम बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी सेल की प्लेटों को बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से कनेक्ट कर देते हैं तो तार में जो वैद्युत धारा होती है, तो तार में वैद्युत धारा होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सेल के अंदर जो घोल होता है उसमें जो धारा होती है घोल में, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो घोल में धारा होती है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो जिस प्रकार जब तार में धारा प्रवाहित धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है और घोल में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होती है, तो जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी धारा के मार्ग में क्या लगाता है, अवरोध लगाता है। और जो इस घोल के कारण धारा के मार्ग में अवरोध लगता है, इसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आई। आप क्या बोलेंगे, जब किसी सेल की प्लेटों को बैटरी के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से कनेक्ट किया जाता है या बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो तार में जो वैद्युत धारा होती है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, जबकि सेल के अंदर घोल में जो धारा होती है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो जिस तरीके से तार वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, उसी तरीके से सेल का घोल भी क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है। आई बात समझ में कि समझ में। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेटें हैं इनके बीच की जब दूरी बढ़ा देते हैं तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी की ये अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। दूसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और किस पर निर्भर करता है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य होता है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो वैद्युत अपघट्य की जो सांद्रता होती है वो बढ़ाने पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो आपका बढ़ जाता है। अर्थात सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेल का आंतरिक प्रतिरोध को किन कारकों पर निर्भर करता है, दो पर। एक तो सेल की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, और जो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता होती है उसका मान बढ़ाने पर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो समझ में आ ही गया होगा क्या होता है। अब इस चैप्टर का देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगला, ये एग्जाम में एक बार आया था, 2020 बोर्ड एग्जाम था, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए थे। वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि सेल का विद्युत वाहक बल अगर 2 वोल्ट है तो इस कथन का क्या तात्पर्य है। अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर आपका 2 वोल्ट है, ठीक है, तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल तो पढ़े हो, E बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, तो किसी सेल का अगर विद्युत वाहक बल जो है 2 वोल्ट है तो इस कथन का क्या तात्पर्य है कि सेल द्वारा जो ऊर्जा दी गई है, ठीक है, अर्थात सेल द्वारा जो ऊर्जा दी गई वो कितनी है, 2 वोल्ट है। इस बात का कथन केवल यही है कि सेल द्वारा ऊर्जा कितनी दी गई, 2 वोल्ट की ऊर्जा दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया कि किरचॉफ का धारा का नियम। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो किरचॉफ के 2 नियम है। पहला नियम है धारा का नियम, ठीक है, या इसे हम संधि का नियम कहते हैं। धारा या संधि का नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम। धारा या संधि का नियम किरचॉफ का प्रथम नियम। इसमें क्या होता है कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। अर्थात ये कहेंगे कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है, या किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसे धारा या संधि का नियम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। और ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। धारा है ना इसमें, तो ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। और दूसरा है आपका उल्टता का नियम। ठीक है, क्या भैया, उल्टता का नियम। ठीक, उल्टता का नियम या पास का नियम भी कहते हैं इसे। उसमें क्या होता है कि किसी बंद पास के किसी खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, जितनी भी धाराएं बह रही है उनके संगत जो प्रतिरोध है उन सब के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, उल्टता का नियम होता है। आगे यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से कि व्हीटस्टेन सेतु के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है। तो व्हीटस्टेन सेतु में जो 4 भुजाएं होती हैं, ऐसे 4 भुजाएं होती है कि नहीं होती, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। तो अगर चारों प्रतिरोध समान कोट के हैं
तो सर्वाधिक विटस्टेन सेतु जो होगा वो सुग्राही होगा। प्रश्न में ये पूछा गया है कि विटस्टेन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है। तो विटस्टेन सेतु की जो चार भुजाएं, चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोध जो है जब एक ही कोट के होते हैं तो इसे कहते हैं विटस्टेन सेतु के सुग्राही होने की शर्त। क्या कहते हैं भैया, तब जो विटस्टेन सेतु होता है वो सर्वाधिक सुग्राही होता है। ठीक है, जब चारों प्रतिरोध होते हैं वो समान कोटि के लगे होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विटस्टेन सेतु के संतुलन की स्थिति, संतुलन के सिद्धांत की शर्त लिखिए या संतुलन की स्थिति क्या होती है। तो आप सभी लोगों को पता है संतुलन की स्थिति क्या होती है, जो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ R है तो S है, तो P अपान Q जो होता है वो R अपान S के भैया बराबर होता है। इसे विटस्टेन सेतु के संतुलन की स्थिति कहा जाता है। ये विटस्टेन सेतु के संतुलन की स्थिति को व्यक्त करता है। और जब विटस्टेन सेतु जो होता है संतुलन की स्थिति में होता है तो जो बीच में लगा गैल्वेनोमीटर होता है इसमें धारा नहीं प्रवाहित होती है। समझ रहे हो ना, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। आज की क्लास में हम यहीं तक आप लोगों को जो है प्रश्न बताएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो चुंबकीय प्रभाव है उसके आगे के जो चैप्टर हैं उसके जो 1 और 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हम नहीं रख सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।